हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग करके जरूर जाइएगा और ये आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर बने रहेगा, आपको यहाँ पर एग्जाम तक रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। जीवन का सामान्य कारोबार, ये हमारा वाक्यांश है। तो इससे क्या तात्पर्य है बताना है। तो इसका मतलब होता है मनुष्य का आर्थिक कार्य। यहाँ पर बोला ही गया है जीवन का सामान्य कारोबार। सामान्य कारोबार मतलब आर्थिक कार्य, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट जगह, मनुष्य का आर्थिक कार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट जगह पहला का। फिर दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा सरकार का गठन, क्योंकि उत्पादन का अध्ययन करते हैं, उपभोग का अध्ययन करते हैं और वितरण का अध्ययन करते हैं। तो ये तो अर्थशास्त्र में गिना जाएगा, इसका अर्थशास्त्र से संबंध है। लेकिन सरकार का गठन इसका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है, ये एक राजनीतिक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। फिर है 3 नंबर वाला क्वेश्चन कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जनक बोला जाता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गॉटफ्राइड एकेनवाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, यानी कि इकोनॉमिक्स का जनक कौन है। तो ये आप लोग को बताना होगा एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट हो जाएगा अगर अर्थशास्त्र का जनक पूछे तो। लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र का नहीं पूछा है, सांख्यिकी का पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा गॉटफ्राइड एकेनवाल। आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। बहुवचन में सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है बताना है। तो इसका मतलब होता है संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकीय तथ्य, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा राइट, इनमें से सभी। फिर है यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है देख सकते हैं यहाँ पर, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों का होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आंकड़ों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। फिर है 6 नंबर वाला क्वेश्चन कि संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर 7 नंबर वाला क्वेश्चन कि किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। तो ये होता है प्राथमिक आंकड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 7 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर 8 नंबर वाला क्वेश्चन कि आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है अन्वेषक या फिर प्रेक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 8 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर है 9 नंबर वाला क्वेश्चन कि इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। प्रगणक का भी मतलब यहाँ पर वही है, प्रेक्षक हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तित्व साक्षात्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर आगे देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 11 नंबर वाला क्वेश्चन कि वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न स्तंभों एवं पंक्तियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में, यानी कि वर्गीकरण आंकड़ों को विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। कोई वर्ग है तो उसका मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, तो ये होता है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के। औसत का मतलब जो उच्च वर्ग सीमा है और निम्न वर्ग सीमा है दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि बारंबारता वितरण में अपरिकृष्ट आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो किस चर में वर्गीकृत किया जाता है, तो मात्रात्मक, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन चर सतत चर का एक उदाहरण है। सतत चर का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए
कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो ये हमारा एक सतत चर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर वाला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि मिलान चिन्ह की गणना कितने समूहों में की जाती है। तो मिलान चिन्ह जिसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 हुआ और ये हो गया 5, इसको हम लोग बोलते हैं मिलान चिन्ह, इस प्रकार का होता है। तो कितने समूह में की जाती है, तो 5 के समूह में की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर 16 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया गया है। बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है। यह किस प्रकार के आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ विषयक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है 17 नंबर वाला क्वेश्चन कि कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्ति यानी कि क्षैतिज तथा स्तंभ यानी कि ऊर्ध्वाधर के रूप में कक्षा में दिखाती है, वो आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सारणीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। फिर है 19 नंबर वाला क्वेश्चन कि काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। काल श्रेणी आंकड़े यहाँ पर बोला है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तोरण। फिर है 20 नंबर वाला क्वेश्चन कि तोरण को और किस नाम से जाना जाता है। तो तोरण को हम लोग संचयी वारंवारता वक्र के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, यानी कि संचयी वारंवारता वक्र। फिर है 21 नंबर वाला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो आधिकारिक पूछा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1991, यानी कि आज़ादी के बाद ही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, किसने किया था बताना है। तो ब्रिटिश काल में जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। फिर है 23 नंबर वाला क्वेश्चन कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो किस प्रकार से किया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं, यह भी सही है। कृषि के व्यवसाय को बढ़ावा मिला, ये भी सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि जान माल की हानि, तो नहीं, ये नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों। फिर है 24 नंबर वाला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था और अभी भी हमारा आर्थिक प्रणाली मिश्रित ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकीकरण के पीछे विदेशी शासकों के उद्देश्य क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, भारत को कच्चे माल का निर्यात करना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं कि किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। तो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर ही उसका कीमत निर्धारित होता है, चाहे कोई भी वस्तु है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था 1938 ईस्वी में। फिर है यहाँ पर 28 नंबर वाला क्वेश्चन की पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है। तो ये पंचवर्षीय योजना ही है, इसलिए अवधि ही 5 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 28 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर है 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, सार्वजनिक। फिर 30 नंबर वाला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो ये की गई थी 1948 ईस्वी में, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है 31 नंबर वाला क्वेश्चन कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है। सांख्यिकी संस्थान, तो ये कहाँ है, ये है हमारा कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। फिर है अगल का क्वेश्चन जो कि 32 नंबर वाला क्या है
कि आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक डैश है। तो आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर है 33 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जिससे कि हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब की गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 34 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये थी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। फिर आगे है 35 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर किस पर लगाया जाता है? तो व्यक्ति के आय पर लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, व्यक्ति के आय पर। प्रत्यक्ष एक्चुअली कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है ये व्यक्ति के डायरेक्ट आय पर लगता है, और अप्रत्यक्ष कर जो है ये डायरेक्ट आय पर न लगकर कोई भी वस्तु पर लगता है। फिर आगे देखते हैं 36 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर आगे है 37 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और अब योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग का बदल करके बना दिया गया है नीति आयोग, और अभी भी जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर है 38 नंबर वाला क्वेश्चन कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। फिर अगल का क्वेश्चन है 39 नंबर वाला कि टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो ये 26 देशों में कार्यरत है, हमारे देश को छोड़कर, भारत को छोड़कर 26 देशों में कार्यरत है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 40 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक को हम लोग जानते हैं IBRD, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, IBRD यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर सोल्यूशन मिलता है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।